नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी और मेरे साथ मौजूद है आशा शर्माल। बात होगी आज हर वो महत्वपूर्ण खबर की, पूरी डिटेल के साथ। हर खबर की इनसाइड स्टोरी क्या कुछ कहती है, लेकिन शुरुआत सबसे पहले दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया से कर रहे हैं, जहां पर सिसोदिया ने हनुमान मंदिर में दर्शन किए हैं। आशा, और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर कैनॉट प्लेस के बाद ही राजघाट पहुंचे हैं सिसोदिया, और सिसोदिया महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। थोड़ी ही देर में पार्टी दफ्तर जाएंगे और उसके बाद आप कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की जाएगी। और बताते चले, लगातार आप देखिए एक लंबा अंतरकाल यहां पर देखा गया है, और इस लंबे अंतरकाल के बाद जब जेल से बाहर आए हैं, जमानत पर बाहर आए हैं, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर काफी तरीके से गर्मजोशी है, खुशी का माहौल है। सिसोदिया की रिहाई के बाद से ही आप में जश्न लगातार मन रहा है। सिसोदिया की रिहाई की वजह से लगातार सियासी घमासान मचा हुआ था, लेकिन इस बीच में कुणाल, आपने देखा किस तरह का मंजर दिल्ली के अंदर रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हमलावर थी सरकार को लेकर कि लंबे समय तक यहां पर सिसोदिया को जेल के अंदर रखा गया है, जमानत नहीं मिल पा रही थी। ठीक है। और आशा, अगर आप ये तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली के सुप्रसिद्ध कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर की हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया अपने परिवार के साथ पहुंचे। यहां पर पार्टी नेताओं की बात की जाए तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी भी नजर आए। इसके अलावा कई अन्य जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी नजर आए हैं। और अब एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर अब इंतजार है उन तस्वीरों का, जहां पर वो राजघाट भी जाएंगे। और ये तस्वीर आप देखिए, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया। और आशा, ठीक 24 घंटे पीछे जाइए, 11 बजे का ही वक्त था बीते दिन, जब ये खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आई थी, जहां पर सीबीआई और ईडी दोनों ही केसेस में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। महज कुछ ही शर्तें लगाई थी कि 10-10 लाख का मुचलका बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा, और हर सोमवार को थाने में हाजिरी लगानी होगी। जबकि राहत बहुत बड़ी मिली कि उन्हें सीएम दफ्तर जाने की परमिशन मिल गई, सचिवालय जाने की परमिशन मिल गई। और अब सबकी निगाहें हैं कि मनीष सिसोदिया जब 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं, तो उनको और किस रोल में और किसने एग्रेसिव तौर पर आप देखेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कल टिप्पणी जो है वो कड़ी कर दी, सिसोदिया को जमानत देते हुए आरोपी को बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में रखने के संबंध में कई तरह की बातें कही। लेकिन इस बीच में आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री, आप देखिए, अगर बाहर आते हैं तो जाहिर तौर पर जश्न का माहौल रहा। और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें जो आपके सामने दिखा दे रहे हैं, जहां पर आप देखिए कैनॉट प्लेस से आप तस्वीरें देख रहे हैं, मंदिर के अंदर पहुंचे, दर्शन किया, लेकिन उसके बाद अपडेट आ चुका है। तस्वीरें आ रही हैं सीधे राजघाट से, महात्मा गांधी की जन्म स्थली आप देखिए, राजघाट से भी तस्वीरें आ चुकी हैं। और उनके साथ मनीष सिसोदिया के साथ संजय सिंह, आतिशी, और साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज और अन्य पार्टी के नेता भी इस वक्त सब पहुंचे हुए हैं राजघाट। तो सुप्रीम कोर्ट की कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां मनीष सिसोदिया केस में, जहां पर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा कि ट्रायल के बेस पर आप इतने लंबे समय तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं। ईडी सीबीआई दोनों से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया कि आखिरकार जो केस छोटा था उसे क्यों 17 महीने खींचा गया। तो सुना आपने मनीष सिसोदिया को, उन्होंने कहा वो बेहद उत्साहित और संविधान की विजय हुई है। और साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख रहे हैं मंदिर के दर्शन, उसके बाद राजघाट पहुंचेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि पार्टी ऑफिस जाएंगे। और सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से ही जेल में है। तस्वीर आ चुकी है सीधे राजघाट से, जहां पर मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं आतिशी हैं, साथ ही साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पार्टी के अन्य नेता भी यहां पर नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अब सबकी निगाहें होंगी आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर, जहां पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तमाम कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और आशा, बीती शाम जब वो आए थे बाहर निकल कर तिहाड़ जेल से, तब उन्होंने सीधे कहा था कि आज उनकी जो रिहाई हुई है उसने एक बार फिर से यकीन दिला दिया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान कितना मजबूत है। उस संविधान के आगे हर एक व्यक्ति झुकता है, और उसी की वजह से उन्हें ये राहत
और उन्हें ये न्याय मिल पाया है। लेकिन इस बीच में कुणाल काफी लंबा अंतरकाल जो है वो देखा गया था और इस अंतरकाल के बाद जब बाहर आए हैं तो जाहिर तौर पर खुशी थी ही, लेकिन अब आप देखिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी रखा गया है जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद अपने काम की तरफ बढ़ जाएंगे, आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच में आप देखिए जब यहाँ विश्वनाथन की जो पीठ थी उन्होंने सिसोदिया को जमानत देते हुए आदेश में कहा कि अपराध में दोषी घोषित होने से पहले लंबी अवधि तक जेल में रखे जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, जो कि बिना ट्रायल के ही दंड बन जाए। और जल्दी ही ट्रायल पूरा होने की उम्मीद में सिसोदिया को यहाँ अनिश्चितकालीन जो जेल में रखा गया था अनुच्छेद 21 को मद्देनजर रखते हुए काम किया गया। तो तस्वीरें आपके सीधे रुक करते हैं दिल्ली की तरफ। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को लगातार ग्राउंड जीरो पर कवर कर रहे हैं। केशव, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मनीष सिसोदिया कुछ ही देर पहले तस्वीरें सबके साथ साझा की गई, राजघाट पहुंचे और अब सबकी निगाहें हैं जहां पर वो पार्टी दफ्तर जाएंगे। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में आज जहाँ मनीष सिसोदिया सुबह जो है 10 बजे अभी कुछ देर पहले वो मंदिर पहुंचे और अब सीधे वो पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। आज दिल्ली में जहाँ राजनीति का मिजाज बदल रहा है वहीं कुणाल मौसम का भी मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह से हल्की बारिश भी दिल्ली में देखने को मिल रही है, लेकिन आज जब मनीष सिसोदिया पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे तो वहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। और निश्चित तौर पर जिस बात का जिक्र कल मनीष सिसोदिया ने अपने भाषण में किया, उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार की तानाशाही है। मैं बाबा साहब के बदौलत कहीं ना कहीं जेल से बाहर आया हूँ, पूरा जीवन मेरा बाबा साहब को समर्पित रहेगा। निश्चित तौर पर आज मनीष सिसोदिया के भाषण में क्या कुछ चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि वो राजघाट से लेकर जहाँ गांधी स्मृति पर पुष्पांजलि कर चुके हैं, उसके बाद मंदिर गए, वहाँ उन्होंने भोलेनाथ पर जल अर्पित किया। आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आशा बड़ी बात है कि चुनाव के दौरान हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से जब 20 दिन के लिए चुनाव प्रचार के बाद बाहर आए थे तो भी उन्होंने बीजेपी पर जमकर अटैक किया था और अब मनीष सिसोदिया जब बाहर आए हैं तो भी उनके निशाने पर बीजेपी ही है। लेकिन उस बीच में कुणाल हमने ये भी देखा था कि जब संजय सिंह बाहर आए तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भरने का काम उनकी तरफ से किया गया। अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बड़ी बातों का खुलासा किया जिसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। उपचुनावों से ठीक पहले मनीष सिसोदिया बाहर आते, कई मायनों में यहाँ पर देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को काफी तरीके से इसका फायदा भी होगा। लेकिन फिलहाल जोश भरने के साथ साथ किस तरह की रणनीति रहेगी अब आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, अब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 4 में से 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमाती नजर आ रही है। हरियाणा के लिए तो बाकायदा ऑफिशियल आम आदमी पार्टी का सॉन्ग भी रिलीज हो चुका है। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना देते हैं। करेंगे, आशीर्वाद लेंगे अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए। और जो लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में शुरू हुई है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, आम आदमी को सहूलियत देने की, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। और यहाँ के बाद फिर राजघाट जाना है और उसके बाद पार्टी ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित। अच्छी बात है भगवान की कृपा है, अच्छा है और हम सब पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे, इस देश के लोगों पे बना रहे। देखिए, नफरत की राजनीति से इस देश को कुछ हासिल नहीं होगा, बदले की राजनीति से इस देश को कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये सोचना चाहिए। आपने 17 महीने एक आदमी की जिंदगी का बर्बाद कर दिया। आपने 17 महीने एक आदमी के परिवार को प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। लेकिन ये आम आदमी पार्टी एक परिवार है, एक मजबूत परिवार है। ऐसे बहुत सारे मौके हम लोगों की जिंदगी में आए, लेकिन हम टूटेंगे नहीं और मजबूती से एक साथ मिलकर लड़ेंगे। निश्चित रूप से ताकत मिलेगी और बस जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। पार्टी के हमारे मुखिया के साथ भी इसी तरीके से बिल्कुल तथ्यहीन, बिना सबूत के उनको भी उठा के जेल में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में उनको राहत मिल गई, लोअर कोर्ट से राहत मिल गई, जबरदस्ती एक झूठा सीबीआई का केस बना के उनको जेल में रखा गया है, वो भी जल्द बाहर आएंगे। है वही उम्मीद उन्हें अब अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के केस में भी नजर आ रही है, जो काफी लंबे समय से इस वक्त
जेल में बंद है दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले को लेकर। और अब बेहद खास ये भी है कि पहले समय 11 बजे था, अब 12 बजे ये ट्रांसफर हुआ है, जहां पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मनीष सिसोदिया किस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मुलाकात करते हुए और जोश भरते नजर आएंगे। शर्तों के साथ सिसोदिया को जमानत मिली है। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में ये जमानत काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। 10-10 लाख का जो बेल बॉन्ड है उसे भरा है मनीष सिसोदिया ने। उन्होंने अपना पासपोर्ट भी जमा कर दिया है शर्त अनुसार। साथ ही साथ सबूत और गवाहों को प्रभावित वो नहीं करेंगे जब तक वो जमानत पर बाहर है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि किन शर्तों के आधार पर सिसोदिया को जमानत दी गई है। हर सोमवार गुरुवार को स्थानीय थाने में हाजिरी आपको देनी है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए जमानत मिली है, तो इन सब शर्तों का मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए काम करने की जरूरत है। और उसके बाद अपनी पार्टी ऑफिस में अगर पहुंचते हैं तो फिर रणनीति किस तरह से रहेगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां रही हैं वो आपको दिखा देते हैं, और दिखाने के बाद आप देखिए इस पर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। इस तरह से बड़ी बातें कही गई और सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं है। और उसके साथ साथ देखिए सजा के तौर पर अगर जमानत को लेकर बात करते हैं तो बार बार टिप्पणियां हो रही है। तो कोर्ट समझे कि जमानतें एक नियम है और नियम के तौर पर यहां जमानत मिल सकती है, लेकिन कोई ये नहीं समझ सकता है कि वो आरोपी नहीं है या फिर केस नहीं चल रहा है। जेल एक अपवाद है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणियां यहां पर की गई हैं। केस खत्म होने की संभावना नहीं है, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, उसके बाद कभी भी अंदर जाना पड़ सकता है। एक राहत के तौर पर तो जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी की अपील अभी तक नहीं मानी है और इस अपील को डाला गया था, लेकिन फिलहाल इसे नामंजूर किया गया। मुकदमे के बिना सजा बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और अगर सजा बनती है तो फिर पहले मुकदमा होना चाहिए, बिना मुकदमे तो यहाँ पर सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, सीबीआई और ईडी के दर्ज मामलों में कुल 493 गवाहों के नाम इस पूरे प्रोसेस में रजिस्टर किए गए। इन मामलों में हजारों पन्नों के जो कागजी दस्तावेज हैं वो भी सम्मिलित किए गए। 1 लाख से ज्यादा पेज के डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी इसमें शामिल बताए गए हैं और इस मुकदमे के जल्द समाप्त होने की दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। बहरहाल इसलिए अपीलकर्ता यानी कि सिसोदिया को लंबे समय के लिए कैदी नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार से उनको वंचित कैसे रखा गया। तो इस सुप्रीम कोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो उन्होंने मनीष सिसोदिया केस में जब जमानत सिसोदिया को दी गई तब वो करते हुए नजर आए। तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार से उन्हें वंचित किया गया है, ये बड़ी बात। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर अपीलकर्ता जो कि सिसोदिया हैं, उन्हें लंबे समय के लिए आप अंदर नहीं रख सकते हैं। और इसके साथ ही अब अगर बाहर आए हैं, राजघाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर संजय सिंह भी हैं, वो भी श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। आतिशी उनके साथ मौजूद हैं, भारद्वाज उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस बीच में आम आदमी पार्टी अब यहाँ पर उपचुनावों को लेकर किस तरह से कमर कसेगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जाने के लिए लगातार काम शुरू कर दिया गया है। इससे पहले सुनीता केजरीवाल ने पूरा मोर्चा संभाला, लेकिन कल आपने देखा किस तरह से स्वागत मनीष सिसोदिया का किया गया सुनीता केजरीवाल की तरफ से। लेकिन सीधी तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं जहां पर अब आप देखिए किस तरह से श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम भी रखा गया है। और इस बीच में अपने पथ की ओर आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी नजर आएगी। उपचुनाव हैं, उपचुनावों के लिए लगातार काम। बिल्कुल, और इससे पहले हमने कुछ ऐसी तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के केस में भी देखी थी जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे। कुछ ऐसी तस्वीरें हमने संजय सिंह के केस में देखी थी जब संजय सिंह जमानत पर बाहर आए थे। और कुछ ऐसी एक बार फिर से तस्वीरें मनीष सिसोदिया के केस में, जहां पर अब कुछ ही देर बाद वो पार्टी दफ्तर जाएंगे। वहां पर पहले से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। तमाम नेता कार्यकर्ता सब वहां पर मौजूद हैं, ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा होगी और उसके बाद मनीष सिसोदिया अपने तमाम कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति के लिए जोश भरते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह से मोर्चा संभालना है, ये पूरी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के कंधों पर होगी। क्या वो फिर से डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालेंगे, क्या फिर से शिक्षा मंत्री की कुर्सी संभालेंगे, या स्वास्थ्य महकमे को वो देखते हुए नजर आएंगे। एजुकेशन पॉलिसी पर दिल्ली सरकार का रोल क्या होगा। लगातार एमसीडी पर जो चुनाव जीतने के बाद जो जिम्मेदारी लगातार रही है दिल्ली को और बेहतर करने के लिए, उसमें मनीष सिसोदिया का क्या कुछ अहम रोल होगा। इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण काम है जिसको लेकर अब मनीष सिसोदिया पर आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की निगाहें लगी हुई है।
तो दो तस्वीरें, एक राजघाट से और एक दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से, जो आज दोनों ही तस्वीरों में मनीष सिसोदिया नजर आए हैं। बीते दिन ही इसकी जानकारी साझा कर दी गई थी, जहां पर मनीष सिसोदिया आज सबसे पहले कनॉट प्लेस पहुंचे, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंचे। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर सिसोदिया ने हनुमान मंदिर में दर्शन किए हैं, कैनॉट प्लेस के बाद राजघाट पहुंचे हैं, लेकिन उस बीच में आप देखिए एक लंबे समय के बाद जेल से बाहर आए हैं। दिल्ली शराब नीति जो घोटाला यहां पर हुआ, उसकी वजह से इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन उस बीच में आपको बताते चले कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की यहाँ केजरीवाल सरकार के एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया गया और नई पॉलिसी के तहत जब काम करने की कोशिश हुई तो शराब कारोबारियों से सरकार बाहर आ गई और यहाँ पर पूरी दुकानें निजी हाथों में दे दी गई। और आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर ओलंपिक से भारत के लिए लगातार खुशखबरियों का सिलसिला जारी है। हॉकी मैच में भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारतीय टीम स्वदेश लौट आई है। तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भारतीय हॉकी टीम भारत लौटी है। लौटते ही जोरदार स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों के साथ खिलाड़ी डांस करते हुए नजर आए। ओलंपिक में हॉकी का ये 13वां मेडल है। अब तक 5 गोल्ड हॉकी टीम हासिल कर चुकी है और ये 6वां गोल्ड भी था। लगातार हॉकी की प्रतिस्पर्धा में जो ओलंपिक्स में भारतीय टीम का जलवा बदस्तूर जारी है। लेकिन उसके साथ साथ पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय हॉकी टीम ने अपने देश में वापसी कर ली है। गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ है और टीम इंडिया के खिलाड़ी ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर नाचते गाते भी नजर आए हैं। और इस बीच में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और उसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हरा दिया है। ये स्पेन के साथ मुकाबला था और उसके बाद आपने देखा किस तरह से करारी शिकस्त से झेलनी पड़ी। दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए और 10 गोल के साथ टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर वो बन गए। 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक में हॉकी का ये मेडल आया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया, लेकिन एक तरफ आप देखिए पूरा देश किस तरह से झूम रहा है, दूसरी तरफ अगर विनेश फोगाट की बात की जाए तो यहाँ पर देशवासियों के अंदर कहीं ना कहीं मायूसी जरूर, लेकिन उस बीच में अब खुशी का माहौल है कि यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल लेकर हॉकी की टीम देश लौट आई है। बिल्कुल, तो लगातार ओलंपिक 2024 में भारतीय टीमें अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भारत को गौरवान्वित करने का मौका दे रही हैं, चाहे कुश्ती हो, चाहे फ्री स्टाइल हो, चाहे तीरंदाजी हो और अब हॉकी, जहां पर लगातार हॉकी टीम भारत को मान सम्मान देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसी कड़ी में ओलंपिक में हॉकी का ये 13वां मेडल दर्ज किया गया, जहां पर हॉकी टीम ने भारत के नाम ब्रॉन्ज मेडल इस ओलंपिक में जीत लिया है। और जीतने के बाद जब हॉकी खिलाड़ी भारत लौटे तो एयरपोर्ट पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ फूलों की बारिश हुई और फूलों की बारिश के बीच टीम इंडिया भी जश्न मनाती नजर आई। आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हराया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से फूलों की माला पहनाकर और तिरंगे का पटका देकर हॉकी टीम को सम्मानित किया गया, स्वागत किया गया। सभी साइड से खड़े होकर तालियां बजाते नजर आए। इसी पल का इंतजार था और इसी चीज के लिए हर एक जो खिलाड़ी है जब ओलंपिक जाता है तो वो यही सपना देखता है कि जब वो लौटे तो उसके गले में चमचमाता हुआ जो मेडल है वो लेकर वापस लौटे। इसके साथ ही पदक को यहाँ पर बचाने के लिए हॉकी टीम जो है वो कामयाब हुई है। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 41 साल का पदक का जो सूखा है वो फिलहाल समाप्त कर लिया, क्योंकि एक लंबे समय के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए हॉकी टीम यहाँ पर कामयाब हो पाई है। मनप्रीत सिंह की अगुवाई में कांस्य पदक जीता गया है। पेरिस में भारत ने अपनी यहाँ पर आप देखिए जीत किस तरह से बनाई है। तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल के बिल्कुल, आई थिंक मेडल होता है और देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ।
बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए हैं एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए और आई थिंक बहुत प्राउड है हम। ये पूरे इंडिया को करेंगे कि जितना आप लोगों ने सबने प्यार दिया है हमें वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्पोर्ट आपकी हमेशा हमारे साथ रहे यही उम्मीद करते हैं। आई थिंक काफ़ी इमोशनल मोमेंट था उनके लिए भी क्योंकि इतना समा उन्होंने जो हॉकी को दिया है टीम को दिया है आई थिंक बहुत बड़ी बात है एंड लास्ट मैच खेलना और मेडल के साथ फिनिश करना इससे बड़ी बात उनके लिए भी कोई नहीं है। तो हमारा यही था कि जो वो जा रहे हैं तो उनको अच्छे से भेजें, मेडल के साथ भेजें और हम बहुत खुश हैं उनके लिए। बट ऑफ कोर्स अभी वो रिटायरमेंट दे चुके हैं बट वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल सर, आई थिंक जो सपोर्ट मिल रही है स्पोर्ट्स को और सभी गेम्स को आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियली वांट टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे साई बेंगलोर और आई थिंक साई के एंड जो हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट है एंड हमारी हॉकी इंडिया, आई थिंक इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें। और एज ए प्लेयर सबको यही होता है कि आपको सब सपोर्ट मिले, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आपकी पूरी हो, तो आई थिंक वो हमें मिली है और आई रियली वांट टू थैंक। वो हकदार था, सिरजेश तो हकदार था उसका, नहीं चाहिए। एक कहने वाली चीज है, उसका हक है। अगर वो हक भारत सरकार इंडियन ओलंपिक दिया है तो हॉकी इंडिया इसके लिए उनको धन्यवाद देता है। सर 52 साल के बाद ये खुशियाँ जबरदस्ती कुसुम जीत पे आप एक टिप्पणी करें। देखिए, जीत शानदार जीत रही, बैक टू बैक सिल्वर मेडल ब्राउन मेडल जीत के लाए हैं। मगर हम लोग का हॉकी इंडिया का पूरी टीम का हम लोग का टारगेट था कि हम लोग को फाइनल खेलना है। एक रेफरी का चूक अमित रोहिदास को बाहर करना वो हम लोग के लिए बहुत भारी पड़ा। अब आज हम लोग ब्राउन मेडल लेके आ रहे हैं, नहीं तो इस मेडल का कलर कुछ और होता। देखिए, खेल एक ऐसी चीज है ना कि उसकी जितनी गहराइयों में जाइएगा, जितनी चीज को सोचिएगा, वो आपको बराबर बहुत टिस मारेगा कि ऐसे हो जाता तो ऐसे होता, ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाता। बस सेमीफाइनल के दिन के लिए मैं जर्मनी के खिलाफ मैं यही कहूँगा कि वो मेरा दिन नहीं था, मेरा खिलाड़ियों का दिन नहीं था, भारत का दिन नहीं था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। और इसी बीच आगे बढ़ रहे रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। ये भी पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़ी, जहां पर लगातार मेडलों की बरसात भारतीय खिलाड़ी कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत को छठा मेडल रेसलर अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। उन्होंने अपना ये मेडल अपने माता पिता और देश के नाम समर्पित किया। इधर पीएम मोदी ने भी अमन सहरावत को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने साफ कहा कि मैच में आपका दबदबा साफ नजर आया। तो पीएम मोदी ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पहलवान अमन सहरावत को बधाई दी है, जिन्होंने फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी में प्यूर्टो रिको के डर्लिन तुई क्रूज को 13-5 से हरा दिया। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए भारत ने पेरिस ओलंपिक में छठा मेडल यहां पर जीत लिया है, 13-5 से हराया है। और अमन पहले दौर में ही 6-3 से आगे रहे, फिर दूसरे राउंड में 7 अंक लेकर मैट पर ही अपना दबदबा बनाया और जीत के बाद अमन ने ये साफ तौर पर कह दिया कि ये मेडल माता पिता और पूरे देश को समर्पित है। उन्होंने 11 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और मौसी के पास रहने लगे थे, वहीं पर उनकी परवरिश हुई। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से आगे बढ़ते हुए आज मेडल लेने में कामयाब हो गए हैं। और रेसलिंग में ये मेडल लिया गया है, फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी में प्यूर्टो रिको के डर्लिन तुई जो क्रूज हैं उनको 13-5 से हराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विनेश फोगाट के लिए भी आपने देखा कि एक्स पर पोस्ट किस तरह से किया गया, लेकिन फिलहाल अमन की भी यहाँ पर तारीफ की गई। बिल्कुल, तो पेरिस ओलंपिक में भारत का जलवा लगातार बदस्तूर जारी है। भारतीय रेसलर्स ने लगातार 5वें ओलंपिक में मेडल भारत की झोली के नाम किया। पहलवान 2008 से लगातार ओलंपिक मेडल जीतते आ रहे हैं। आज बहुत बढ़िया लग रहा है, तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। यही सोच के आए थे कि भाई पहले तो 2 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमीफाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर चले गए इतना बड़े कंपटीशन में, तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लूँ भी।
ओलंपिक में ऐसे सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूं, क्या मैं समझ में नहीं आया क्या करूं। ऐसी कोई उम्मीद तो लगाए बैठे थे, खुशी तो है पर अंदर से है बहुत। ये चल रहा था मतलब वो प्रेशर भी था भाई, हाँ एक लब मेरे मन में तो नहीं, 2-3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लिम भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। उस मैं शब्द में तो बयान नहीं कर सकता, मतलब समझ गए आप उस जगह पर खड़े होता, आप खुद महसूस करके देख लो कैसा लग रहा होगा अपने। यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स हैं। नहीं हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन हमें जैसे गुरुदक्षिणा की बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा की उम्मीद कर रहे थे, हम तो गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे, और गोल्ड नहीं आ पाया, अगर ब्राउन से ही हमें वो करना पड़ा। लेकिन हम ये वादा करते हैं और आप आगे देख भी लेना, जो अगला ओलंपिक होगा उसमें जरूर गोल्ड लेकर आए। दरअसल क्या है, जैसे ये छोटे वजन है और पहले दिन का जो वजन है वो बड़े आसानी से आ जाता है, लेकिन फिर 3 कुश्ती हुई, बीच बीच में खाना पीना होता रहा, सारा दिन कुश्ती चलती है, फिर शाम को जब देखते हैं तो वजन वाकई बढ़ा हुआ मिलेगा। तो वो हमने रात को कोशिश करी है, रात के यहाँ भी 1.5 घंटे यहाँ प्रैक्टिस करा के ले गए कंपटीशन के बाद, और उसके बाद फिर हमने वहाँ जाने के बाद विलेज में मैंने वीरेंद्र की ड्यूटी लगाई और इनको साथ भेजा। मैं कहा 1.5-2 घंटे जब वजन जब तक नहीं आएगा तो जब तक आप प्रैक्टिस करवाओ। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन हमारी उम्मीद और बड़ी थी, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन ये अमन ने वादा किया है कि मैं अगले ओलंपिक में। और इसी बीच आगे बढ़ रहे रुक कर रहे एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर यूपी से बड़ी खबर, कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। 10 में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपना दावा ठोका है। तो 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव है और उस उपचुनाव के बीच शीर्ष नेतृत्व को एक प्रस्ताव भी भेजा गया है। कांग्रेस और सपा गठबंधन की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी ने इस उपचुनाव में 10 में से 5 सीटें मांगी हैं और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को देने की बात कही है। तो 10 में से 5 सीटों पर आप देखिए किस तरह से बात चल रही है। शीर्ष नेतृत्व को यहां पर प्रस्ताव भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनावों को लेकर लगातार पार्टियों ने कमर कस ली है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में आपने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन उस बीच में अपनी पार्टी और साथ ही साथ आप देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहां पर वर्चस्व दिखाया और एक जनाधार यहां पर सामने तो आया, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं नुकसान जरूर झेलना पड़ा था। इस बीच में कांग्रेस पार्टी जो दूसरे नंबर की पार्टी अपने आप को वहां पर मान रही है, लेकिन अब यहां पर सहमति कितनी सीटों पर बनेगी ये बड़ा सवाल रहेगा, कि कांग्रेस ने उपचुनावों को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। हर एक राज्य के अंदर महिला मोर्चा को उतारने की बात कही गई, लेकिन उस बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर जब उपचुनाव होते हैं तो रणनीति किस तरह से रहेगी, समाजवादी पार्टी के पास कुणाल कितनी सीटें रहेंगी और कांग्रेस के पास कितनी, अब इस पर कहीं ना कहीं सहमति बनी। अब बड़ी बात है आशा कि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर दावा ठोक रही है, जबकि इन्हीं 10 सीटों पर नतीजे देखें तो एक भी सीट कांग्रेस ने नहीं जीती थी जी। और जिसने एक भी कांग्रेस सीट पर अच्छा परफॉर्म ना किया हो, जीत दर्ज ना की हो, वो कैसे समाजवादी पार्टी से 5 सीटें निकालकर अपनी झोली में जीतने में कामयाब रहेगी, बड़ा सवाल है। क्योंकि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 सीटें पिछली बार समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 बीजेपी के पास थी, 1 निषाद पार्टी के पास थी और 1 आरएलडी के पास थी जी। एक भी सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल नहीं की थी। और अब कैसे वो समाजवादी पार्टी को कन्विंस करके 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह भी है कि जिन 5 सीटों की लगातार बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, वहां पर एक समय ऐसा था जहां पर आरएलडी का दबदबा सबसे ज्यादा रहा। आरएलडी का और सपा से गठबंधन अच्छा रहा, लेकिन कांग्रेस के साथ कुछ रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। लिहाजा आरएलडी को मात देकर कांग्रेस उन सीटों पर जो पश्चिमी यूपी की है, कैसे अपने हाथ अपने पंजे की पकड़ को मजबूत बना पाएगी, क्या रणनीति होगी, वो भी बेहद खास होगा। लेकिन कुणाल, आपको नहीं लगता है कि इस बार जिस तरह से रायबरेली सीट और वायनाड को जीतने में कामयाब रही है कांग्रेस, वहां से हौसले काफी तरीके से बुलंद है और अलग अलग राज्यों के अंदर का अगर हम वोट शेयर देखते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट शेयर जरूर बढ़ा है। सीटें नहीं मिली है लेकिन वोट शेयर बढ़ गया है, वहां से एक उम्मीद कांग्रेस के अंदर जाग गई है, क्योंकि इस बार भी डबल यहाँ पर डिजिट पर जो है वो सिमट गई कांग्रेस 99 सीटों पर। लेकिन लगातार आप देखिए अपने आप को बड़ी पार्टी के तौर पर पूरे देश के अंदर जरूर कांग्रेस मानती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उसने 80 में से 17 सीटें प्रेशर से लेने में कामयाब रही, कुछ ऐसा ही प्रेशर वो यहां क्रिएट कर पाएगी। गौरव पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं।
गौरव, कांग्रेस के खेमे से ये खबर निकलकर सामने आई है जहां पर वो 5 सीटों पर दावा ठोक रही है। ये 5 सीटें 10 उपचुनाव वाली सीटों में से कौन कौन सी हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आ रहा है या संभावना बन रही है इन 10 सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी जहां पर टिकट जीत लेकर अपने कैंडिडेट उतारना चाहती है। पर चुनाव होना है, उनकी तैयारियां लगभग पूरी हो रही हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी अपनी तैयारियों को जी बोलिए। आप बोल सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आप सवाल का जवाब दें प्लीज। देखिए, साफ तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की 10 सीटों की बात करें तो इन सभी पर अपनी अपनी दावेदारी ठोकने के लिए और दावेदारी के साथ जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करिए या कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें। पहले ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस समर्थन करते हुए सीटों पे कैंडिडेट उतारेगी, मगर कांग्रेस ने साफ तौर पर रुख स्पष्ट करते हुए तकरीबन 5 से 6 सीटों का, अभी चूंकि सीटों का विवरण सामने नहीं आया है, लेकिन जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि लगभग 5 से 6 सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट को उतारेगी। और पिछली बार जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, उसका एक साफ नजारा इस बार भी उपचुनाव में देखने को मिलेगा। और गौरव, बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ यूपी में यहां पर कांग्रेस मोलतोल कर रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी को मौका मिला है हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक मोलतोल करने का इंडिया अलायंस में। तो लिहाजा एक दोनों हाथों में लड्डू वाली बात नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पर 5 सीटें जीतने की संभावना देख रही है, तो समाजवादी पार्टी अपना विस्तार महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक देख रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात मैं उत्तर प्रदेश की करूं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने इस बार लोकसभा में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। जाहिर है कि आने वाले समय में चुनाव के मद्देनजर जो महाराष्ट्र की बात करिए या अन्य राज्यों की तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी कम से कम अपने 5 सांसदों के साथ खड़ा होना चाहती है और इस स्तर पर अखिलेश यादव लगातार बैठक भी कर रहे हैं। और अब से कुछ देर में जैसे मायावती जिसकी पार्टी की लगभग हर पार्टी से दूरी है, कोई भी इलेक्शन है मायावती ने अपने स्तर पे अपने लेवल से लड़ा है। अब से कुछ देर में 1 बजे के तकरीबन मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आने वाली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। इन 10 सीटों पर हो सकता है कोई बड़े कैंडिडेट्स उतारने की बात करें। चलिए, शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस लगातार एक तरफ उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है फिर से, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इन उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनावों में विस्तार देख रही है अन्य राज्यों। यहां छोटा सा ब्रेक लेने जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहें न्यूज रूम लाइव। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और रुक करेंगे एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। यूपी के गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हुए नजर आए। तो गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आशा, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है और सीएम ने जनता की समस्याओं को सुना है। लगातार आप देखिए किस तरह से जनता दरबार का यहां आयोजन किया जाता है और उसके बाद ही मौके पर निस्तारण करने की भी कोशिश होती है। साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में लोग किस तरह से अपनी बारी का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और उसके साथ ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए काम करने की जरूरत है। अपराध के खिलाफ जो दबंग लोग हैं, जो शरारती तत्व हैं, उन्हें यहाँ पर समझदारी से काम करने की जरूरत है, नहीं तो नकेल कसने का काम पूरी तरह से सरकार की तरफ से शुरू कर दिया गया है। लेकिन जनता दरबार आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से गोरखपुर में लगाया गया है, जहां पर आम जनता से वो मिल रहे हैं,
उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समस्याओं का निस्तारण समय रहते यहाँ पर किया जा रहा है और जिनका समय रहते नहीं किया गया उनके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ फयाज अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फयाज, जानकारी साझा कीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत पहुंचे गोरखपुर और जनता दरबार लगाया। कितनी समस्याएं आई, किस तरह की समस्याएं थी और निस्तारण को लेकर जनता कितनी संतुष्ट नजर आई? फयाज, अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद सुबह जो है पूजा अर्चना की और वो गौशाला गए जहां पर गाय की सेवा की और गाय को गुड़ खिलाया। इसके बाद जो है प्रदेश भर से जो फरियादी आए हुए थे दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में पहुंचे, जहां पर एक एक फरियादियों की समस्याओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से सुना और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिना विलंब किए पीड़ितों की मदद करें। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगभग 400 से अधिक जो है फरियादियों से मुलाकात की। इसमें ज्यादातर जो है लोग जो है इलाज के लिए धन की मांग किया और कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया कि जो लोग इलाज के लिए धन की मांग कर रहे हैं उनका एस्टीमेट बनाकर भेजा जाए और शासन स्तर से इन्हें स्वीकृत किया जाएगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री कल्याण कोष में धन का कोई अभाव नहीं। ऐसे में किसी का भी जो है धन के अभाव में इलाज नहीं रुकेगा। और ऐसे में जो जमीन से संबंधित समस्याएं थी उस पर अधिकारियों को 2 टूक उन्होंने कहा कि जो भी भूमाफिया हैं उनके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए कि नजीर बने और समयबद्ध तरीके से पूरी जांच पड़ताल के बाद पीड़ित को न्याय दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर आते हैं तो वो जनता दरबार लगाते हैं, यानी जनता दर्शन जरूर करते हैं। और यही वजह की बड़ी संख्या में लोग गोरखनाथ मंदिर पर इस उम्मीद से पहुंचते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचेंगे तो समस्या का समाधान भी होगा। शुक्रिया आपका फयाज, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे रुक कर रहे एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, इटावा से, यूपी के इटावा से ये बड़ी खबर सामने आई। बड़ी खबर जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई यूपी के इटावा में, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। तो बड़ी खबर जहां पर करीब 55 लाख रुपए की शराब यूपी पुलिस ने बरामद की है। तस्कर हरियाणा से बिहार ये शराब ले जा रहे थे, उसी दौरान यूपी के इटावा में इन शराब तस्करों को धर दबोचा गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नशे के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, संलिप्त हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। करीब 55 लाख रुपए की ये बरामदगी और साथ ही तस्कर जो है हरियाणा से बिहार लेकर ये सामान पहुंचने वाले थे। एसएसपी ने पुरस्कार देकर यहाँ पर आप देखिए सम्मानित भी किया है उन अफसरों को, लेकिन उससे पहले सुन लेंगे क्या कुछ कहा गया है। चौबिया थाना क्षेत्र में कल जो है करीब 7200 अंग्रेजी शराब 7200 लीटर अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, जिसका दाम आज की डेट में 55 लाख शराब का दाम है और 10 लाख गाड़ी का दाम है। तो टोटल 65 लाख की रिकवरी की गई है इसमें। और आप देख रहे होंगे कि 3 प्रकार की जो बॉटल्स हैं, इनमें 750 ml की है, 375 ml की है और 250 ml की है। तो 3 प्रकार की बॉटल्स हैं। कुल 400 पेटियाँ 398 पेटियाँ इससे पकड़ी गई हैं। 7200 लीटर इसमें शराब है अंग्रेजी। रॉयल चैलेंज नाम का ये ब्रांड है। हरियाणा के बहादुरगढ़ से ये बिहार बक्सर की तरफ जा रहा था। और एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है इसमें पंकज नाम का, जो समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है तथा दिल्ली में प्रेम नगर में स्टैब्लिश्ड है। ट्रांसपोर्ट का स्वयं का इसका काम है और काफ़ी दिन से ये वहाँ पर पिकअप और छोटी गाड़ियाँ जो छोटा हाथी चलाता था और वहाँ से लोगों के संपर्क में आया है। शराब के इस सिंडिकेट से ये इसका संपर्क हुआ। उसी प्रकार से ये लाभ कमाने के लिए 2-3 बार ये अभी तक जो इसने पूछताछ से स्वीकार किया है, 2-3 बार प्रकार की शराब ले जा चुका है। स्वयं अपनी गाड़ी चलाता है, इसके साथ एक आध व्यक्ति और बैठते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के लोगों का नाम आया है। रुक कर एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर दी है। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर यह पत्र केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लिखा गया। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर चिट्ठी लिखकर चेतावनी जारी की गई है पंजाब सरकार को
क्योंकि पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवालिया निशान उठ रहे थे और पंजाब में ही कानून व्यवस्था को ठीक करने की बात कह दी गई है और नितिन गडकरी की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है। NHAI के ही जो अधिकारी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल चिट्ठी में ये पूरी बातें यहाँ पर लिखी गई है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि पंजाब के अंदर सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से सवाल उठे, नशे को लेकर भी सवाल उठे, पुलिस पर भी कई तरह के सवाल, लेकिन उस बीच में नितिन गडकरी की तरफ से यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आशा, लगातार कई ऐसी शिकायतें मिल रही थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जहां पर कई लोग उनको परेशान करते हुए नजर आए थे। इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कहना है गोपाल राय का? और भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यों की सरकारों का काम दूसरे तराजू पे रखोगे, जेल के बावजूद भी केजरीवाल का काम तुम पे भारी पड़ेगा, उसका मुकाबला तुम नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या सोचते थे? दिल्ली की सरकार ने एक सबसे बड़ा दर्द इनका क्या है? इनको लगता है मेरे अश्वमेध का घोड़ा गुजरात से राजस्थान जाता है, कोई नहीं रोकता, राजस्थान से मध्य प्रदेश जाता कोई नहीं रोकता, उत्तर प्रदेश जाता कोई नहीं रोकता, उत्तराखंड जाता कोई नहीं रोकता, हिमाचल जाता कोई नहीं रोकता, बिहार जाता कोई नहीं रोकता, कर्नाटक जाता कोई नहीं रोकता, लेकिन दिल्ली में आता है तो इससे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। सारी ताकत लगा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का घमंड था कि 15 साल से MCD में हमारी सरकार है, लेकिन इस बार दिल्ली के लोगों ने वहां से भी विदाई कर दी। इनको लगा कि अब हमें दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी से हम चुनाव नहीं जीत सकते, और इसी तरह से अगर ये काम करते रहे तो दिल्ली से पंजाब पहुंच गए, पंजाब से गोवा पहुंच गए, और गोवा से गुजरात में जा करके इनके किले में छेद कर दिए। अगर आम आदमी पार्टी इसी रफ्तार से बढ़ती रही, जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, जिस रफ्तार से देश के अंदर लोगों के दिलों में घर करने लगी, अगर यही हालत रही, उनको इस बात से सपने में भी डर लगता है कि अगर जैसे दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट का रिकॉर्ड बनाया, एक दिन अगर देश के अंदर ऐसे ही देश वालों ने सोच लिया और केजरीवाल का झाड़ू चला दिया तो इनका क्या होने वाला। और उसके बाद ये षड्यंत्र शुरू हुआ फर्जी केस बनाने का, नई कहानी बनाने का। एक एक करके पहले सत्येंद्र जैन को इन्होंने उठा करके जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर भी काम नहीं चला तो इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उठा करके जेल में डाल दिया। ये सोचते क्या थे? ये सोचते थे जैसे शिवसेना को नेताओं पर FIR करके पार्टी तोड़ दिया और नेताओं को सरेंडर करा दिया, जैसे इन्होंने NCP के नेताओं को तोड़ लिया और सरेंडर करा दिया, पार्टी को तोड़ करके छिन्न भिन्न कर दिया, देश के अंदर जगह जगह विधायकों को खरीद लिया, नेताओं को खरीद लिया, सांसदों को खरीद लिया। ये सोचते थे उसी तरह ये आम आदमी पार्टी है, ये सीधे साधे लोग हैं, इनकी क्या औकात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सपना देखते थे जेल में जाएंगे और इनको भी अपनी ताकत पर भरोसा हो जाएगा, अपने जो भरोसा है वो टूटेगा और ये पार्टी टूट जाएगी। आप याद करो जब सत्येंद्र जैन जी जेल में गए, हर बड़े बड़े राजनीतिक पंडित घोषणा करने लगे अब पार्टी कैसे चलेगी। फिर मनीष सिसोदिया जेल में गए, बोले पार्टी अब टूट जाएगी। संजय सिंह जी बोले अब तो पार्टी बिक जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए, बोले अब तो सब कुछ स्वाहा। भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं और देश के लोगों से भी विनम्रता कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी टूटने, बिकने और झुकने के लिए नहीं पैदा हुई है। आम आदमी पार्टी का जन्म इस हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को और तानाशाही को खत्म करने के लिए हुआ है। जब तक इस देश के अंदर अन्याय रहेगा, जब तक इस देश के अंदर तानाशाही रहेगी, जब तक इस देश के अंदर गैर बराबरी रहेगी, आम आदमी पार्टी
कल भी लड़ी थी, आज भी लड़ती है और कल भी तुमसे आंखें मिला करके लड़ती रहेगी। ये लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जब मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, कई लोगों के दिमाग में अंदर दुविधा पैदा हुई, अब क्या होगा, अब पार्षदों का क्या होगा, विधायकों का क्या होगा, कार्यकर्ताओं का क्या होगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, देश की जनता ने तुम्हें संदेश दे दिया है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे चक्र में उसे कोई बिकने वाला है, झुकने वाला है, टूटने वाला है, और वो भी मनीष सिसोदिया, 7 जन्म लग जाएंगे मनीष सिसोदिया को तोड़ने में, झुकाने में और अपने रास्ते से हटाने में। कल भी मनीष सिसोदिया चट्टान की तरह खड़े थे देश के लोगों के लिए, आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं और कल भी जब तक आखिरी सांस है लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। चिंता मत करो, मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हैं, जल्द ही ट्रायल कोर्ट से मुख्यमंत्री जी को जमानत मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और ये जो सीबीआई का फंदा है ये भी टूटेगा और हमारा मुख्यमंत्री जेल से जल्द ही छूटेगा। ये लड़ाई जारी रहेगी, इस लड़ाई को कमर कसो, ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लड़ाई हम, इसलिए दोनों हाथ के मुट्ठियां बांधो और पूरी ताकत से बोलेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। भारत माता की। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको सीधे आम आदमी पार्टी के दफ्तर से नजर आ रही हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया मंच पर पहुंच चुके हैं और हाथ हिलाकर स्वागत सत्कार करते हुए क्रांतिकारी गीतों के बीच मनीष सिसोदिया का स्वागत किया जा रहा। मंच पर सौरभ भारद्वाज, साथ ही साथ आप देख सकते हैं संजय सिंह, आतिशी, गोपाल राय, राखी बिड़ला, दुर्गेश पाठक, भगवंत मान, हरपाल सिंह चीमा, सभी इस वक्त नजर आ रहे हैं। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों। तो दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया आखिरकार 17 महीनों की जेल के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। बीती देर शाम उनको बेल मिल गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ईडी और सीबीआई दोनों केसेस में उनको बेल दी और अब कुछ देर बाद वो तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। और इसी के साथ हमारे आज के न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। पल पल के अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहें JK24/7।